बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अल्फा आईटी ट्यूटर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस आप लोगों का सब्जेक्ट चल रहा है। आज आप लोगों ने मल्टीपल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना है और इंशाल्लाह साथ में हम लोग इसके एग्जांपल भी देखेंगे और अपने चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका कांसेप्ट का नाम है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में आप लोगों ने क्या देखा हुआ है? सिंपल इनहेरिटेंस में था कि जब हम लोग एक से ज्यादा की क्लास बना दें, आप लोगों ने क्लास पेरेंट के नाम से बनाई है, क्लास स्टूडेंट के नाम से बनाई है और स्टूडेंट वाली क्लास के साथ कॉलन लगाकर कोई सा भी एक पब्लिक या प्राइवेट या प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर लगाकर आप लोग क्या करते थे, दो क्लासेस को आपस में कनेक्ट करते थे। ठीक है, तो ये क्या कहलाती थी? सिंपल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल में क्या कहता है? कहता है टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन व्हिच अ क्लास इज डिराइव्ड। एक क्लास जो होगी वो डिराइव की जाएगी, यानी कि चाइल्ड बना दिया जाएगा उसे फ्रॉम एन अदर डिराइव्ड क्लास। ठीक है, एक ऐसी क्लास का जो पहले से क्या होगी आपके एक चाइल्ड क्लास। इट मीन कि आपके पास कम से कम यहाँ पे क्या होनी चाहिए? तीन क्लासें होनी चाहिए। ठीक है, उनमें से एक आपकी पेरेंट क्लास होगी, एक आपकी चाइल्ड क्लास होगी, एक आपकी क्या कहलाएगी? ग्रैंड चाइल्ड। होगा क्या कि आप जो पेरेंट वाली क्लास है उसे इनहेरिट करोगे अपने चाइल्ड के साथ और चाइल्ड वाली क्लास को इनहेरिट करोगे अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ। यानी कि ग्रैंड चाइल्ड जो है सिर्फ और सिर्फ जुड़ा होगा चाइल्ड के साथ, चाइल्ड जो है वो कनेक्टेड होगा किसके साथ? पेरेंट के साथ। और इस तरह से होगा क्या कि मेंबर ऑफ द पेरेंट क्लास इनहेरिटेड इनटू द चाइल्ड क्लास। ठीक है, पेरेंट क्लास के जो मेंबर है वो चाइल्ड के साथ आपके पास क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे, या कह लें चाइल्ड क्लास के अंदर क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे, या कह लें चाइल्ड क्लास के जरिए आप पेरेंट क्लास को क्या कर पाओगे? उसके मेंबर को इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है, साथ ही साथ मेंबर ऑफ द चाइल्ड क्लास इनहेरिटेड इनटू द ग्रैंड। अब जब आप लोगों ने पेरेंट को और चाइल्ड को आपस में इनहेरिट किया, चाइल्ड के साथ इनहेरिट किया पेरेंट को, तो चाइल्ड के अपने मेंबर भी अपनी क्लास में मौजूद हैं, साथ ही साथ उस क्लास के अंदर हम पेरेंट वाले मेंबर्स को भी यूज कर सकते हैं। यानी कि आपके पास यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड दोनों के मेंबर क्या हो पा रहे हैं? एक्सेस। और जब आप लोग तीसरी क्लास जो आपकी ग्रैंड चाइल्ड क्लास कहलाएगी, ग्रैंड लेवल कहलाएगा, उसे जब आप लोग कनेक्ट करोगे अपने किसके साथ? चाइल्ड क्लास के साथ, तो क्या होगा? ये उसके सारे मेंबर उठाएगी और उसके अंदर कौन कौन से पड़े हैं? एक तो उसके अपने पड़े हैं और साथ ही साथ उसके अंदर उसके पेरेंट के भी आ रहे हैं। ठीक है, तो वो वाले पेरेंट के और चाइल्ड के दोनों के मेंबर आप लोग अपने ग्रैंड चाइल्ड के अंदर एक्सेस कर पाओगे, इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है मेंबर ऑफ द पेरेंट क्लास, जो पेरेंट क्लास के मेंबर हैं वो इनहेरिट हो जाएंगे किसके अंदर? चाइल्ड के अंदर। ठीक है, और द मेंबर ऑफ द चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर उसके अपने भी हैं और पेरेंट के भी आ चुके हैं, वहां पे उसके चाइल्ड के भी क्या हो रहे हैं? एक्सेस हो रहे हैं, साथ में पेरेंट के भी एक्सेस हो रहे हैं। जब आप ग्रैंड चाइल्ड को भी उसके साथ जोड़ोगे तो आप ग्रैंड चाइल्ड में पेरेंट वाले भी यूज कर पाओगे। कैसे? पेरेंट के एक्सेस करने के लिए सबसे पहले ग्रैंड चाइल्ड जो होगा चाइल्ड में जाएगा, चाइल्ड के थ्रू कहां चला जाएगा? आपके पेरेंट में चला जाएगा। ठीक है, और साथ साथ वो चाइल्ड के डाटा को भी क्या कर पाएगा? एक्सेस कर पाएगा। साथ ही साथ ग्रैंड चाइल्ड का अपना भी होगा, तो ग्रैंड चाइल्ड का अपना और चाइल्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए चाइल्ड वाला डाटा भी एक्सेस कर पाएगा। और पेरेंट का कैसे करेगा? पेरेंट के लिए पहले वो चाइल्ड में जाएगा, चाइल्ड से होकर वो कहां पहुंच जाएगा? पेरेंट में। इस तरह से वो पेरेंट का डाटा भी ग्रैंड चाइल्ड जो है वो इस्तेमाल कर पाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या होती है? मल्टी लेवल। ठीक है, आपके ग्रैंडफादर, उसके बाद फादर, उसके बाद आप, ये लेवल्स हैं। ठीक है, ये आपके पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। ठीक है, ग्राफिकली देखें तो कुछ सिंटैक्स इसका इस तरह हो जाएगा, इस तरह बन जाएगा। अगर हम लोगों ने क्लास बनाई है ए, उसके अंदर हमने लेट्स सपोज के वेरिएबल भी क्रिएट किए हैं, कोई उसके मेंबर फंक्शन भी है, कोई कंस्ट्रक्टर भी है। एक क्लास बनाई है बी, उसके अंदर भी अपने के वेरिएबल है, उसके अंदर भी अपने के फंक्शन और उसका अपना भी कोई कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर है। और एक क्लास सी बनाई है, उसके अंदर अपने वेरिएबल है, अपने फंक्शंस है, मेंबर फंक्शंस है और उसके अंदर अपना कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर वगैरह मौजूद है। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस तब कहलाएगा जब बी क्लास को आप इनहेरिट कर दोगे ए के साथ, यानी कि बी वाले को आपने कनेक्ट कर दिया किसके साथ? ए के साथ, और सी वाले को कनेक्ट कर दिया हमने किसके साथ? बी के साथ। तो ये सी के जरिए बी के साथ जुड़ा हुआ है और बी के जरिए ए के साथ जुड़ा है, यानी कि सी वाला जो है वो बी में जाकर बी में जाने के बाद ए में चला जाएगा और उसके मेंबर को भी इस्तेमाल कर पाएगा और डायरेक्टली बी के अंदर जाके उसके मेंबर भी इस्तेमाल कर सकता है और अपने मेंबर को भी यूज कर सकता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी लेवल। अब बात कर लेते हैं इन लोगों की, आपके इन दोनों कांसेप्ट के एक एक करके हम प्रोग्राम की सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को। ठीक है, आपके पास दो प्रीप्रोसेसर डायरेक्टली उसके अंदर दो हेडर फाइल लिखी, क्लास बनाई, क्लास ए यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां पे खत्म, क्लास बी स्टार्ट की है, यहां पे खत्म, क्लास सी यहां पे खत्म और ये हमारा मेन का फंक्शन है।
ठीक है। अब इनहेरिटेंस देखिए, अब क्लास बी को मैंने जोड़ा है ए के साथ, इट मीन ए के तमाम मेंबर्स जो से हैं वो बी के अंदर आकर इस्तेमाल हो सकते हैं। इसी तरह क्लास सी को जोड़ा है क्लास बी के साथ, इट मीन बी के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे सी के अंदर आगे इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, बी के अंदर क्या है, बी के अपने भी मेंबर्स हैं, साथ में वो इनहेरिट है आपका ए के साथ, इसका मतलब वो ए वाले भी अपने अंदर आगे इस्तेमाल कर सकता है। तो सिंपल मीनिंग में आपके पास यहाँ पे क्या हो पाएगा कि सी जो क्लास है आपकी, इसमें इसके अपना मेंबर और डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, यानी कि इसके अपने मेंबर तो यूज होंगे अगर हम लोग सी का ऑब्जेक्ट बना के यूज करेंगे, सी के तो होंगे, साथ ही साथ बी में जो कुछ पढ़ा वो सारा कुछ भी हम इस सी ऑब्जेक्ट के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और सी बी में हमने क्या पढ़ा कि बी के अंदर अपने भी हैं, क्योंकि इनहेरिट ए के साथ है तो ए वाले भी इनहेरिट कर लाएगा। अल्टीमेटली सी के अंदर बी के मेंबर भी यूज होंगे, सी के अंदर आपके ए वाले मेंबर भी आपस में क्या हो जाएंगे, आकर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, सी के ऑब्जेक्ट के जरिए उनको भी एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, इन क्लासेस के अंदर देख लें सारी चीजें कॉमन है। सबसे पहले हमने प्राइवेट वाला पार्ट, उसमें एक वेरिएबल लिया, और पब्लिक प्राइवेट वाला पार्ट एक वेरिएबल लिया बी नाम का, और सी के अंदर हमने स्मॉल सी नाम का। ठीक है, बी क्लास में स्मॉल बी नाम का, ए क्लास में स्मॉल ए नाम का। ठीक है, क्लासों के नाम जो मर्जी रख लें, बस ये ए बी सी वेरिएबल एक वेरिएबल लेके हम उसको एक्सेस करके देखने लगे। साथ ही साथ इन तीनों क्लासों में एक चीज आपके पास और कॉमन है, हमने ऑपरेट आपके फंक्शन ओवरलोडिंग का कांसेप्ट इसके अंदर यूज किया हुआ है। तमाम के अंदर एक ही नाम का आपके पास फंक्शन बनाया है, सेट और ये आपके पास सेट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे फंक्शन आपके पास ओवरलोडिंग फंक्शन ओवरराइडिंग का कांसेप्ट भी यूज हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर शो भी है, इसके अंदर भी शो और आपके पास इसके अंदर भी शो, तो आपके पास फंक्शन ओवरराइडिंग का कांसेप्ट भी है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इनहेरिटेंस भी है, और इनहेरिटेंस में कौन सी वाली, मल्टी लेवल, और साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग का कांसेप्ट भी है, आप लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, आइए अब इसका कंबाइन देखते हैं कि किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। स्टार्ट करें, सबसे पहले क्लास ए में प्राइवेट में एक वेरिएबल बनाया है। ठीक है, और साथ में एक सेट का फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, हम लोग इसे वैल्यू भेजेंगे और ये अपने लोकल वेरिएबल के अंदर लाकर ए के अंदर लाकर वैल्यू को स्टोर करा लेगा, वैल्यू सेट कर। और साथ ही साथ शो के अंदर क्या किया, ए को शो करवा दिया। बी के अंदर क्या किया, बी के अंदर अपना एक लोकल वेरिएबल बनाया बी, और सेट के जरिए दो वैल्यू मंगवाई जा रही है। एक वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, ए के अंदर पास करवा देंगे ताकि वो एक्स को मिले और एक्स के जरिए ए में सेट हो जाए, और दूसरी वैल्यू इसके लोकल वेरिएबल बी के अंदर हो जाएगी। इसी तरह आपके पास सी क्लास में भी क्या किया, एक लोकल वेरिएबल सी हमने बनाया यहाँ पर। इसी तरह क्लास सी के अंदर हमने एक सेट का मेथड बनाया, उसमें तीन वैल्यूज मंगवाई हैं जी एच के के नाम से, जिसमें से दो हमने बी को पास कर दी है ताकि बी के सेट को जाके मिले, और बी के अंदर जाकर एक आगे एम के एक आपके पास क्या हो जाएगी, ए को पास हो जाएगी। ठीक है, मंगवा तीन रहे हैं, तीन में से के इसके लोकल वेरिएबल सी के अंदर वैल्यू सेट कर देगा, और जी और एच को हमने बी के सेट वाले फंक्शन में भेजा। जी एच की वैल्यू जाके मिलेगी mn को। ठीक है, mn को वैल्यू मिलेगी, m की वैल्यू हम n की वैल्यू बी के अंदर साइन कर दी, और m की वैल्यू आगे हमने किसमें भेज दी, आपके पास a के सेट में, और यहाँ पे आगे x रिसीव करेगा और यहाँ से इसको मिल जाएगी a को। ठीक है, और साथ ही साथ शो में क्या किया हुआ है, आपकी a क्लास का जो शो है उसमें सिंपली शो के अंदर क्या किया, a को डिस्प्ले कराया, जबकि b के शो में क्या किया हुआ है, b को तो शो करवाया, साथ में हमने a वाले को भी कॉल करके a क्लास के शो वाले फंक्शन को भी कॉल कर लिया है। आप लोग ने ये लास्ट टाइम पढ़ा था एम्बिग्विटी का, कि फंक्शन ओवरराइडिंग का है। एम्बिग्विटी जो क्रिएट होती है कि अगर आपके पास दो फंक्शन हो, दो क्लासेस हो, उनमें सेम नाम के फंक्शंस हो, और आप उसको ऑब्जेक्ट बना के उसे कॉल करो, तो आपके पास ऑब्जेक्ट के जरिए ये डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाएगा कि इसका शो कॉल हो रहा है उसका। तो हम लोग क्या करते थे, इस एम्बिग्विटी को कम करने के लिए आप लोगों की तमाम इनहेरिटेड जितनी भी क्लासेस आपस में जुड़ी होती हैं, और हर एक के अंदर क्या कर लेते, अगर बी का है, बी के शो के अंदर बी इनहेरिट है ए के साथ, तो बी के अंदर ए वाले का भी वो वाला फंक्शन कॉल कर लेते ताकि एम्बिग्विटी खत्म हो जाए। इसी तरह सी के शो में भी यही किया हुआ है, सी के अंदर सी वाली वैल्यू तो डिस्प्ले कराई है, सी के शो के अंदर सी वाली वैल्यू तो डिस्प्ले कराई है, साथ में बी को भी कॉल कर दिया। जब बी को कॉल करेंगे तो उसके अंदर बी की वैल्यू भी डिस्प्ले कराई है, साथ ही साथ ए को भी कॉल कर दिया, और इस तरह आपके पास ये तीनों शो के फंक्शन भी आपस में क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए, तीनों सेट के फंक्शन भी आपस में कनेक्ट। जब सी का सेट वाला चलेगा तो सी के सेट वाला बी के सेट वाले को भी कॉल करेगा और खुद भी चलेगा, और जब बी का सेट वाला कॉल होगा, बी का सेट वाला खुद भी चल रहा है और ए वाले को भी कॉल कर रहा है। इस तरह आपके पास कोई एक अगर सी का ऑब्जेक्ट बना के सेट को कॉल करेंगे, साथ में बी को और अपने बॉडी को भी चलाएगा।
और जब बी वाला कॉल होगा बी खुद भी चलेगा और साथ में ए वाले को भी कॉल कर देगा। इस तरह एक कॉल पर आपके पास सारे के सारे फंक्शन जो होंगे सेम नेम के आपके पास फंक्शन ओवरराइडिंग के कांसेप्ट में जो आ रहे हैं वो आपके उसमें क्या हो जाएंगे एग्जीक्यूट। अब वर्किंग देख लेते हैं इसकी, ठीक है। सबसे पहले आपका जब आप लोग एक कोड लिख के अपने किसी भी एडिटर के ऊपर कंपाइलर के ऊपर कोड लिख के रन करेंगे, ठीक है, अगर लेट पुश टर्बो पे डेव पे या किसी और पे भी कोड लिख के रन करेंगे, सबसे पहले आपका प्री प्रोसेसर एक्टिवेट होता है जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को चलाएगा और क्या करेगा, इसके अंदर मौजूद हेडर फाइल जाकर रैम के अंदर ओपन करता है, रीड करता है, वापस आ जाता है। कौन सा सबसे पहला प्री प्रोसेसर पढ़ेगा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट हेडर फाइल को, इसे रीड करेगा, वापस आ जाएगा। फिर प्री प्रोसेसर पढ़ेगा कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच को, इस फाइल को रीड करेगा और वापस रन करना और है, रीड करना और है। यहां पर रीड करके आएगा। इससे फायदा क्या होगा, आपके कंपाइलर को आपके सॉफ्टवेयर को पता चल जाएगा इन फाइलों में कौन कौन से फंक्शन है और उनके काम करने के तरीकेकार क्या है, ठीक है। ये ऐसा ही है जैसे आप लोगों को कोई काम करने से पहले उसकी ट्रेनिंग दी जाती है और फिर आप लोग वो क्या करते हैं, सर अंजाम देते हैं। तो यहाँ पे से कंपाइलर को ट्रेन किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, सिखा दिया, अब आगे आ जाओ। साथ ही आपका प्री प्रोसेसर क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट, और किसको एक्टिवेट करेगा, नंबर 2 सेकंड नंबर पे कंपाइलर को। कंपाइलर क्या करता है, जैसे ही वो एक्टिवेट होता है मेन नाम का फंक्शन ढूंढता है। तो उसने क्लास देखी इग्नोर कर दिया, क्लास देखी इग्नोर कर दिया, क्लास देखी और सारा इग्नोर, और यहां पे से मेन नाम का फंक्शन मिला। यहां से अपनी एग्जीक्यूशन क्या करेगा, कंपाइलर स्टार्ट करने वाला है। और जैसे ही आपके पास कंपाइलर बॉडी के अंदर आएगा और आपके पास सबसे पहली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, तो आपके पास बेसिकली यहां पे क्या होगा, रैम के अंदर सी नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, ठीक है, सॉरी ओबीजे नाम का रैम के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जो कि बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सी को, ठीक है। अब इसके चलने पर, इस लाइन के चलने पर क्या क्या होता था, आप लोगों के पास जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पब्लिक वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट हो जाता है उस क्लास का, और साथ में अगर कोई कंस्ट्रक्टर हो तो वो भी क्या हो जाता था, एग्जीक्यूट। तो ऑब्जेक्ट बन रहा है सी वाला, सी क्लास में गया, सी क्लास में जाके देखा इसका आपके पास सॉरी पब्लिक क्या था, प्राइवेट, इसका आपके पास प्राइवेट वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट कर दिया। इट मीन रैम के अंदर उसने क्या किया, एक सी नाम का भी वेरिएबल क्रिएट कर दिया और साथ ही साथ उसमें कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा, अगर वो है तो वो भी एग्जीक्यूट कर देगा। उसे यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी कंस्ट्रक्टर फिलहाल नहीं मिला, ठीक है। साथ ही साथ क्या होगा, सी के साथ इनहेरिटेड है बी वाली क्लास, तो वो बी वाली क्लास के अंदर भी पहुंच जाएगा और बी वाली क्लास के भी प्राइवेट वाले पार्ट को आपके पास क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। इट मीन बी नाम का भी वेरिएबल क्रिएट हो गया और इसका भी कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा, कंस्ट्रक्टर इसके अंदर भी नहीं है, इग्नोर कर दे। और साथ ही साथ क्योंकि बी के साथ ए वाला जुड़ा हुआ है कोड, तो ए वाली क्लास में जाएगा, ए का भी प्राइवेट वाले पार्ट में जो वेरिएबल क्रिएटेड आपको वेरिएबल रैम के अंदर क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। साथ ही साथ क्या करेगा, ए का कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा, कोई कंस्ट्रक्टर पड़ा है नहीं पड़ा, इग्नोर करेगा और कंट्रोल उठ के दोबारा वापस इसी लाइन पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या किया, बजाय मैं इसके आपके ऑब्जेक्ट के अंदर खुद वैल्यू भेजता, इस पर मैंने यूजर से ले ली जो कि किताब में नहीं है, लेकिन आपके मेथड में आना थी। हमने क्या करना था, सेट के फंक्शन को, अगर सी के सेट के फंक्शन को कॉल करना तो 1 2 3 तीन इंटीजर वैल्यू भेजनी होगी, तब आपके पास सी का सेट वाला फंक्शन क्या होगा, मेंबर फंक्शन कॉल होगा, वरना कॉलिंग नहीं पॉसिबल। तो हमने क्या किया, पहले 3 इंटीजर चाहिए थे, तो यहां तो मैं खुद ही 3 इंटीजर वैल्यूज दे दूं, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट सेट लिख के कोई 3 वैल्यू दे दूं जैसे कि बुक में आपके पास गिवन है। या दूसरा तरीका क्या होता है, हम लोग अपने मेन फंक्शन में यूजर को कहते हैं भाई 3 इंटीजर वैल्यूज एंटर करो, 3 वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल 1 2 3, वेरिएबल 1 में एक वैल्यू ले लेते हैं, वेरिएबल 2 में आ जाएगी, एक वेरिएबल 3 में, तीनों वेरिएबल में वैल्यू ले ली, उन तीनों वैल्यू को हम अपने ऑब्जेक्ट के सेट वाले फंक्शन के अंदर भेज देते हैं, ठीक है। तो बहरहाल जब आपके पास ये लाइन चलेगी तो क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले आउटपुट आपको डिस्प्ले होगी, वो क्या होगा, एंटर 3 इंटीजर वैल्यूज। स्क्रीन पर सी आउट की लाइन चलते ही डबल कोटेशन के दरमियान जो कुछ भी पाया जाता है वो एज इट इज आपके पास क्या हो जाता है, डिस्प्ले हो जाता है, सिवाय आपके पास इसके सीक्वेंस, और अगर सी लैंग्वेज होती तो एक्सेस आप लोगों के पास सॉरी फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो बहरहाल यहाँ पे क्योंकि सी प्लस लैंग्वेज की बात हो गई तो सिंपल यहाँ अपनी लैंग्वेज तक महदूद रहते हैं, तो डबल कोटेशन के दरमियान
डबल कोटेशन में जो कुछ भी लिखोगे एज इट इज डिस्प्ले होगा, सिवाय एक चीज के, वो आपका क्या है, एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस के अंदर अलावा जो कुछ भी यहाँ पे होगा वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी एस्केप सीक्वेंस नहीं पड़ा हुआ, तो एज इट इज आपके पास जो मैसेज लिखा हुआ है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। ठीक है, लाइन खत्म, स्टेटमेंट खत्म हुई, अगली लाइन पे अगली स्टेटमेंट में मूव कर गया। और आगे क्या, सीन। सीन के ऑब्जेक्ट के बारे में क्या पढ़ा था कि सीन का ऑब्जेक्ट आपके पास स्क्रीन पे कर्सर को ब्लिंक करवाता रहता है। कब तक? जब तक कि इसके आगे जितने भी आपके पास एक्सेप्शन के साइन है और उनके आगे वेरिएबल लिखे हैं उनके अंदर वैल्यूज ना चले। तो सीन का ऑब्जेक्ट चला, v1 के लिए क्या करेगा, कर्सर स्क्रीन पे ब्लिंक करेगा। जब तक कीबोर्ड से आप लोग की वैल्यू लिखकर एंटर का बटन नहीं दबाते, ये आगे प्रोसीड नहीं करेगा। तो सपोज कर लेते हैं इस वक्त मैं अपना यूजर खुद ही बनकर यहां पे एक वैल्यू लिख देता हूं 15 लिखा, एंटर का बटन दबाया और ये क्या करेगा, सी इन का ऑब्जेक्ट इस 15 को लाकर इस v1 नाम के वेरिएबल के अंदर आपके पास क्या करेगा, मेमोरी में स्टोर कर देगा। ठीक है, जो कि इस लाइन पे क्रिएट हुए थे। इस लाइन में आपका v1 नाम का, v2 नाम का और v3 नाम का तीनों वेरिएबल क्रिएट हुए। तो ये 15 किसके अंदर जाके स्टोर होगा, सबसे पहले लिखे हुए वेरिएबल। पहला वेरिएबल कौन सा, v1 नाम का। तो v1 नाम के वेरिएबल के अंदर आपके पास 15 जाकर क्या हो जाएगा, स्टोर। आगे फिर एक मजीद वेरिएबल है, कर्सर फिर यहां पे क्या करता रहेगा, ब्लिंक करता रहेगा। आप मजीद एक वैल्यू लिखोगे। ठीक है, सपोज इस बार हम वैल्यू लिख देते हैं 3 लिखा, ये 3 आपके पास एंटर का बटन दबाया, ये 3 v2 के अंदर आपके पास मेमोरी में जाके क्या हो जाएगा, स्टोर। ठीक है, उसके बाद सपोज आप लोग क्या कर लेते हो, आपके पास क्योंकि आगे फिर एक वेरिएबल लिखा है, कर्सर फिर यहां पे क्या करता रहेगा, ब्लिंक करता रहेगा जब तक कि आप एक मजीद वैल्यू एंटर नहीं कर देते। इस बार फिर आपने एक वैल्यू एंटर की, सपोज इस बार हम लोग एंटर कर देते हैं 19। तो आपने 19 लिखा, एंटर बटन दबाया और ये 19 जाके सी इन का ऑब्जेक्ट किसको दे देगा, v3 को। तो v3 के अंदर आपके पास क्या आ गया, 19 आ गया। ब्रैकेट आप सॉरी स्टेटमेंट आपके पास खत्म हुई। नेक्स्ट लाइन पे एग्जीक्यूशन मूव करेगी, एग्जीक्यूशन मूव की आपके पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट कॉल हो। ऑब्जेक्ट के जरिए सेट का फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। ऑब्जेक्ट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है सी को, तो बेसिकली सी का, ये सी इसका सेट का फंक्शन कॉल हुआ। तो जैसे ये लाइन चली, सी का फंक्शन कॉल हुआ और कॉलिंग के दौरान क्या होगा, सबसे पहले पैरामीटर मैच किए जाएंगे। पैरामीटर मैच करते हैं तो कॉलिंग होगी, वरना कॉलिंग नहीं होगी। ठीक है, पहले तो नाम सेम होना चाहिए, फिर आपके पैरामीटर भी सेम होने चाहिए। तो नाम है सेट, SET सेट नाम है, आपका नाम वेरीफाई हो रहा है, इट मीन ये वाला फंक्शन चलेगा। कब चलेगा, तब इसे 1 2 3 इंटीजर मिलेंगे। तो यहाँ पे v1 v2 v3 तीनों के तीनों क्या इंटीजर, ये तीनों इंटीजर आप लोग भेज रहे हो ना, तो ये तीनों इंटीजर इसे जाके अपनी वैल्यू पास कर देंगे, किसको, g h और k को। ठीक है, तो इसलिए कॉलिंग पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पे 3 इंटीजर वैल्यूज ना भेजता, ये यहाँ पे सारा रेंज कर दूं या खाली छोड़ देता, फिर इसने कॉल नहीं आना था, आपके पे एरर आ जाना था और उसने कहना था पैरामीटर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 3 जब तक पैरामीटर नहीं भेजने, यहाँ पे इस कॉलिंग के अंदर 3 पैरामीटर नहीं भेजने, ये वाली कॉलिंग पॉसिबल नहीं है। 3 वेरिएबल भेजे, कांस्टेंट भी भेज सकते हैं, यहाँ पे हम 3 इंटीजर कांस्टेंट भी भेज सकते हैं, आप लोग यहाँ पे 3 वेरिएबल भी। ठीक है, अब दोस्तों जो आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ जिस तरह की आपकी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है। तो v1 अपनी वैल्यू आगे किसको देगा, v1 अपनी वैल्यू दे देगा g को, v2 अपनी वैल्यू दे देगा h को, v3 अपनी वैल्यू दे देगा k को। जिस रिस्पेक्टिवली वो लिखे हैं उसी रिस्पेक्टिवली अपनी वैल्यू क्या करते हैं, पास करते हैं। और इस पासिंग में ये आपके एक्चुअल पैरामीटर है जिनमें एक्चुअली वैल्यू स्टोर है, और जो वैल्यू रिसीव कर रही है ये आपके फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ये आपके एक्चुअल जिनमें एक्चुअली वैल्यू स्टोर हुई है, और ये जो वैल्यूज को रिसीव कर रही है इस वक्त इस कॉलिंग में आपके पास ये क्या कहलाएंगे, फॉर्मल कहलाएंगे। अब आगे मूव करते हैं। तो v1 के अंदर क्या स्टोर था, v1 के अंदर हमारे पास पड़ा हुआ था आपके पास 15 जाके आपके पास क्या हो जाएगा, मेमोरी के अंदर जब ये लाइन चलनी है, जब ये कॉलिंग होगी, मेमोरी के अंदर g h और k 3 मजीद वेरिएबल बनेंगे आपके पास, एक g के नाम का, एक h के नाम का और एक k के नाम का। ठीक है, तो v1 के अंदर जो वैल्यू है, v1 के अंदर क्या पड़ा था, 15 पड़ा हुआ था ना, तो v1 अपनी वैल्यू किसको देगा, g को। तो इसका मतलब g के अंदर भी आके आपके पास क्या स्टोर हो जाएगा, 15 स्टोर हो गया। v2 अपनी वैल्यू देगा h को, v2 के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है, v2 में 3 है, h को 3 मिल गया, और v3 की वैल्यू k को जाएगी, v3 के अंदर 19 है तो k को क्या मिल गया, 90। ठीक है, ये कॉलिंग पॉसिबल हुई, कॉलिंग अंदर आया आपके पास फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, और फर्स्ट लाइन भी हमने क्या किया हुआ है,
बी क्लास के सेट वाले फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, जब भी क्लास का नाम और आगे रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन लिखा होता है वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट बनाए बगैर डायरेक्टली बी क्लास के अंदर जाके उसका क्या करेगा, फंक्शन कॉल करेगा। ठीक है, एक तो ये कॉलिंग होती है ना जिसमें आप पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, डॉट लगाते हैं फंक्शन का नाम। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना के क्या करते हैं, फंक्शन यूज। डायरेक्टली आप लोग इस तरह से आप लोग क्या करते हो, किसी भी क्लास के अंदर मौजूद फंक्शन को एक्सेस, ये डायरेक्ट एक्सेस होती है और ये उसका ऑब्जेक्ट बना के फिर एक्सेस होती है। ठीक है, तो यहां पे हमने बी के अंदर डायरेक्ट जाके उसका सेट का फंक्शन पहले कॉल कर लिया और क्या किया, जी और एच से जो वैल्यू रिसीव की है वो भी भेज दी। तो जब आपके पास ये कॉलिंग हुई तो कंट्रोल उठा बी क्लास में जाएगा, बी के अंदर सेट का फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब ये कॉलिंग उस वक्त पॉसिबल होगी जब आपके पास दो इंटीजर आ रहे होंगे। तो यहां पे हमने दो इंटीजर भेजे हैं ना, इसलिए कॉलिंग पॉसिबल होगी। होगा क्या, जी की वैल्यू आके मिल जाएगी आपके पास m को, h की वैल्यू आके मिल जाएगी आपके पास n को। इस कॉलिंग में ये वाले आपके एक्चुअल पैरामीटर कहलाएंगे जो वैल्यू भेज रहे हैं, और जो वैल्यूज रिसीव कर रहे हैं वो आपके क्या होंगे, फॉर्मल। तो मेमोरी के अंदर आपके पास मजीद दो वेरिएबल m और k, m और n नाम का क्रिएट हुआ, एक m नाम का और एक n नाम का, ये रैम के अंदर क्रिएट होगा। तो g की वैल्यू m को मिलेगी। g के अंदर हमारे पास क्या स्टोर है, g के अंदर पड़ा हुआ है 15 15। तो 15 15 जो है g के अंदर जो पड़ा हुआ है वो किसको मिल गया, m को। तो m के अंदर भी क्या स्टोर हो गया, 15। h ने अपनी वैल्यू पास की किसको, n को। h के अंदर क्या पड़ा हुआ था, h के अंदर आपके पास पड़ा था v2 की वैल्यू। ठीक है, तो v2 की वैल्यू आपके पास क्या थी, 3। ठीक है, या रैम में डायरेक्ट देख ले, v2 की वैल्यू क्या थी, 3। ठीक है, वो 3 किसको मिल गया, n को। ठीक है, वैल्यू पास होगी, उसने वैल्यू दे दी, वो आपके एक्चुअल पैरामीटर इसने रिसीव किया, आपके फॉर्मल पैरामीटर। अब अंदर आएगा बॉडी में और बॉडी में आके पहली लाइन एग्जीक्यूट करेगा। पहली लाइन ही एग्जीक्यूट की, यहां पे भी हमने डायरेक्टली कॉल किया हुआ है, ऑब्जेक्ट बना के कॉल नहीं किया फंक्शन को। यहां पे डायरेक्टली क्लास का नाम और आपके पास रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया। ठीक है, आप लोगों ने, और साथ में क्या किया हुआ, आपने क्लास के अंदर मौजूद सेट का फंक्शन कॉल किया। ठीक है, तो यहां पे फर्दर मजीद कोड चलने की बजाय आपके पास कंट्रोल उठेगा और किसमें चला जाएगा, क्लास ए में, और जाके किससे कॉल करेगा, सेट के फंक्शन को। तो आपके पास ये वाला फंक्शन कॉल हो गया। साथ ही साथ क्या किया, जो हमारे ऊपर दो वैल्यूज थी उनमें से एक वैल्यू m हमने पास करा दी, और वो किसको आगे मिल जाएगी आपके पास यहाँ पे x को किसकी वैल्यू मिलेगी, m की वो। ठीक है, m के अंदर हमारे पास रैम में क्या पड़ा हुआ था, 15। ठीक है, m के अंदर हमारे पास m यहाँ पे आ रहा है ना, m के अंदर वैल्यू आ रही थी g के अंदर वैल्यू आ रही थी v1 से, v1 में क्या पड़ा था, 15। तो बेसिकली 15 आपके पास यहाँ से होता हुआ यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और x के अंदर आपके पास x नाम का एक वेरिएबल मेमोरी में मजीद बना, और उसके अंदर आपके पास आके क्या स्टोर हो जाएगा, 15 15। ठीक है, 15 स्टोर हो गया। ठीक है, अब ओके है ना चीज, नाम भी मैच कर रहा है, एक इंटीजर वेरिएबल भेज चाहिए था वो भी हमने भेजा हुआ है। इस कॉलिंग के दौरान ये आपका एक्चुअल पैरामीटर और ये आपका क्या है, x आपका फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, कॉलिंग पॉसिबल होगी, कॉलिंग वैलिड है, अंदर बॉडी में है, बॉडी एग्जीक्यूट की, और आपके पास क्या हुआ, x ने अपनी वैल्यू असाइन कर दी, किसको असाइन कर दी, a को। आप लोगों को याद रहना चाहिए असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा राइट टू लेफ्ट वर्क करता है। राइट साइड पे वेरिएबल x, तो x अपनी वैल्यू ट्रांसफर मार देगा, किसको, a को दे देगा। ठीक है, तो a नाम का वेरिएबल जो आपके पास मेमोरी में पहले से बना हुआ है, x अपनी वैल्यूज को दे देगा, यानी कि a के अंदर आपके पास 15 बेसिकली आकर स्टोर हो गया। बॉडी खत्म हुई, बॉडी खत्म हुई है तो कंट्रोल वहीं पे चला जाएगा जहां से आया है। तो यहां पे कंट्रोल कहां से आया था, इस लाइन से। ठीक है, जैसे ये बॉडी खत्म हुई आपके पास एग्जीक्यूट होगी, अल्लाह सारा काम चल गया, ये कंट्रोल वापस चला गया इसी लाइन से जहां पे से कॉल किया गया था, वापस आ गई कॉलिंग। अब आगे आपके पास अगली लाइन चलेगी, अगली लाइन में क्या लिखा है, बी असाइन n। असाइनमेंट ऑपरेटर से पढ़ना, इक्वल का निशान नहीं पढ़ना। तो असाइनमेंट ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट वर्क करता है, राइट साइड पे क्या, n अपनी वैल्यू ट्रांसफर मार देगा, किसको, b को। n के अंदर हमारे पास पड़ा हुआ था 3, तो b के अंदर बेसिकली क्या चला गया, आपके पास 3 जाकर स्टोर हो गया। n की वैल्यू b में ट्रांसफर होगी, बॉडी आपके पास क्या होगी, बॉडी आपकी क्या होगी, खत्म। जब ये बॉडी खत्म हुई तो कंट्रोल वहां पे वापस आएगा जहां पे कॉलिंग की गई थी, ये वाले सेट के फंक्शन को कॉल किया गया था, किसके, b के सेट के फंक्शन को कॉल किया गया था, वहां पे कंट्रोल जाएगा। b का सेट का फंक्शन कॉल हुआ था यहां पर, तो कंट्रोल यहां पे वापस आया और आगे वाली लाइन को जाके एग्जीक्यूट किया।
नेक्स्ट आपके पास लाइन एग्जीक्यूट हुई और यहाँ पे भी क्या असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखी है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम k की वैल्यू असाइन कर रहे हैं c को। तो k अपनी वैल्यू ट्रांसफर कर देगा किसको, c को। k के अंदर क्या पड़ा हुआ था आपके पास, v3 के m के 19 पड़ा हुआ था, k के अंदर हमारे पास 19 था, तो 19 जाके आपके पास किसको मिल जाएगा, c को सबसे आखिर में वैल्यू आपके पास असाइन है, ठीक है। और आपकी भाई ये बॉडी खत्म, और बॉडी खत्म होके कंट्रोल कहां जाएगा, जहां से इसे कॉल किया गया था, किसको, c के सेट को। c के सेट को हमने कहां पे कॉल किया था, ये यहां पर ऑब्जेक्ट बना के, ऑब्जेक्ट होके c को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये c के अपने सेट को कॉल किया था, तो कंट्रोल उठा। इसके बाद यहां पे इस लाइन पे ही वापस आके किताबों में गलत लिखा होता है, कहते हैं कंट्रोल रिटर्न टू द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन पे वापस नहीं जाता, ताकि बड़ी मेहरबानी उसी लाइन पे वापस जाता है जिस लाइन से कंट्रोल आता है, ठीक है। किताब की इस लाइन को खत्म भी फॉलो नहीं करना, वरना आपके बड़े कांसेप्ट गलत हो जाएंगे। तो बहरहाल आप लोगों ने भी यहां तक ही ओके रखना है, ठीक है। तो जब कंट्रोल रिटर्न हुआ आपके पास इस लाइन पे वापस आ गया, ठीक है, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी कंप्लीटली। अब आपके पास नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, नेक्स्ट लाइन चली तो ओबीजे का शो वाला फंक्शन चल गया। ओबीजे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अब ओबीजे रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास सी को। तो बेसिकली क्या हो रहा है, सी का शो का फंक्शन चल रहा है, तो सी क्लास में जाएगा, शो नाम का फंक्शन ढूंढेगा, मिल गया, ठीक है। इसे कोई पैरामीटर नहीं चाहिए, हमने भी कोई पैरामीटर नहीं भेजा, तो कॉलिंग पॉसिबल हो जाएगी, कॉलिंग चल पड़ेगी। कॉलिंग हुई, अंदर आया बॉडी में, जैसे ही बॉडी में आया उसे फर्दर मैंने आगे भेज दिया, ठीक है। भेजा हमने सी के पास है कंट्रोल को, सी के शो में, लेकिन सी के शो ने क्या किया, पहले बी के शो के पास भेज दिया कि पहले बी के शो के पास आओ, बी क्लास के शो के फंक्शन में जाएगा। उठा बी की क्लास ये, बी के अंदर शो का फंक्शन ये, तो आपके पास कंट्रोल यहां पे आ गया, ठीक है। सेम नाम है, कोई पैरामीटर नहीं चाहिए, कोई पैरामीटर नहीं भेजा, ओके। कॉलिंग पॉसिबल होगी, कॉल चली, आपके पास बॉडी में आया, बॉडी के अंदर आया, सबसे पहली लाइन आगे क्या मिल गई आपके पास, बी ने भी आगे किसके पास कंट्रोल को ट्रांसफर करा दी है, अपनी बॉडी एग्जीक्यूट कराने के लिए सबसे पहले क्या कर दिया उसने, ए के पास भेज दी, और ए का शो का फंक्शन चलाने को क्या है, तो कंट्रोल यहां से उठा, ए में गया, ए का शो वाला फंक्शन ढूंढा, ए के शो वाले फंक्शन को जाके चला दिया, ठीक है। नाम भी सही है, वही है ना, इसका मतलब यही वाला फंक्शन चलेगा, कोई पैरामीटर नहीं चाहिए, हमने भी कोई नहीं भेजा, इसलिए वैलिड कॉलिंग है, ठीक है। कॉलिंग होगी और बॉडी में आया, सबसे ये लाइन चला दी, ये क्या, सी आउट, सी आउट पर डबल कोटेशन, डबल कोटेशन में क्या लिखा हुआ है, ए इक्वल का निशान, तो आपकी स्क्रीन पर यहां पे ए और इक्वल का निशान एज इट इज प्रिंट हो गया। आगे आपके पास क्या लिखा है, व्हेन सेक्शन के साथ ए लिखा है, ये ए है डबल कोटेशन के बगैर। जब आपके पास कोई नाम डबल कोटेशन के बगैर हो तो कंपाइलर से कंसीडर करता है कि यार ये वेरिएबल है, तो क्या करेगा, इस नाम का वेरिएबल रैम में जाके ढूंढेगा, रैम में क्या ए नाम का वेरिएबल ढूंढा, उसे वैल्यू इसकी मिल गई, क्या मिली, 15, तो वो इसकी जगह इसकी वैल्यू यानी कि यहाँ पे 15 यानी कि 15 लाकर क्या करेगा, स्टोर करवा दे। आगे एंडल, एंडल ने कर्सर अगली लाइन पे मूव करवा दिया, आपका कर्सर यहाँ पर, और बॉडी खत्म। जैसी बॉडी खत्म होगी आपके पास कंट्रोल वहां पे चला जाएगा जहां से इसे कॉल किया गया था, ए के शो को कहां पे कॉल किया था, यहाँ पे, इसका मतलब कंट्रोल उठ के इसी लाइन पे वापस, ठीक है। और फिर उसके बाद अगली लाइन पे मूव करेगा, फिर ये लाइन चलेगी आपके पास, और आपके पास क्या होगा इस बार, b इक्वल टू, जहां पे कर्सर है वहीं पे b इक्वल टू, और बाद में b सिंपल लिखा हुआ है तो ये वेरिएबल कंसीडर होगा, रैम से इसकी वैल्यू लेकर आएंगे और b की वैल्यू लाके यानी कि 3 यहां पर स्क्रीन पर डिस्प्ले करा दी। एंडल ने कर्सर आपके पास नेक्स्ट लाइन पे मूव कर दिया, बॉडी खत्म। जैसे ही बॉडी खत्म हुई आपके पास, ये बॉडी भी कंप्लीट, तो कंट्रोल वहां पे जाएगा जहां से हमने b का शो का फंक्शन कॉल किया था। अब b का शो का फंक्शन कॉल हुआ था यहां पर, तो यहां पे कंट्रोल वापस आया और आगे वाली अब लाइन का एग्जीक्यूट करेगा, अगली लाइन चली और यहां पे आपके पास क्या होगा, सबसे पहले इंसर्ट होगा c इक्वल, तो स्क्रीन पे सबसे पहले लिखा आएगा c इक्वल का निशान, आगे फिर आपके पास c क्या है, डबल कोटेशन के बगैर लिखा है, तो क्या कंसीडर होगा, ये एक वेरिएबल कंसीडर होगा, तो क्या करेगा कंपाइलर रैम में जाकर इसकी वैल्यू ढूंढेगा और अपनी उसकी वैल्यू जो होगी वो लाकर डिस्प्ले कराएगा। तो रैम में गए, c की वैल्यू हमारे पास क्या पड़ी, 19 पड़ी है, तो इसकी जगह लाकर 19 यानी कि 19 डिस्प्ले कराया, एंडल कर्सर को आगे मूव करवा देगा। ये वाली बॉडी में आपके पास क्या होगी, कंप्लीटली एग्जीक्यूट, कंट्रोल कहां जाएगा, वहां पे जहां पे इसे कॉल किया गया था, तो c के शो को कहां पे कॉल किया था हमने, ये, ठीक है, c का ऑब्जेक्ट बना के कॉल किया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बना के कॉलिंग डॉट के जरिए होती है, डायरेक्ट क्लास के अंदर से किसी को कॉल करना होता है, ये रेजोल्यूशन ऑपरेटर के जरिए कॉल करते हैं। तो डायरेक्टली कॉलिंग की यहाँ पे आपके पास कंट्रोल वापस आ गया, गेट सी है, तो आपके पास प्रोग्राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म। ये आपके पास थी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। होप तो आपको सारी इसकी एग्जीक्यूशन समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करेंगे। ठीक है, याद रहे आप लोगों ने इसके अंदर फंक्शन ओवरराइडिंग का कांसेप्ट भी यूज कर लिया। ठीक है, ताकि हमारी फंक्शन ओवरराइडिंग की भी एक बार क्या हो जाए, दोबारा से प्रैक्टिस हो जाए। तो हमने सेम नाम के रख दिए, डिफरेंट नाम के रखते तो हमारी ज्यादा आसानी होती। सेम नाम के रखे, उनको सेम नाम के रख के किस तरह कॉल करते हैं वो भी तरीकेकार पढ़ लिया कि अगर C इनहेरिट है B के साथ, B के अंदर भी इस नाम का फंक्शन है जो C के अंदर है, तो C के जो सेट नाम का ये शो नाम का फंक्शन है उसी के अंदर क्या कर लो, उसी नाम के फंक्शन को B के भी कॉल कर लो ताकि एम्बिग्युइटी खत्म हो जाए। ठीक है, C के शो के अंदर B के शो को भी कॉल कर लो ताकि एम्बिग्युइटी क्या हो जाए, खत्म। अब B में गए तो B इनहेरिट है A के साथ, इसका मतलब B और A के अंदर एक नाम का फंक्शन नहीं होने चाहिए। होगा तो फंक्शन ओवरराइडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे भी सेट शो और शो नाम के हैं, तो हमने ओवरराइडिंग को खत्म कैसे करना है कि B के सेट के अंदर A के सेट को कॉल कर लिया, B के शो के अंदर A के शो को भी कॉल कर लिया ताकि एम्बिग्युइटी खत्म हो जाए। फंक्शन ओवरराइडिंग का जो है कांसेप्ट हमारे पास क्या ऑलरेडी यूज हो जाए। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने आपके पास यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और साथ ही साथ फंक्शन ओवरराइडिंग की एग्जांपल को मैच करके देख लिया। साथ ही साथ पैरामीटर पास करके कैसे कॉल करना है। पैरामीटर के बगैर तो आसान हो जाता, कोई वैल्यू ना भेजनी पड़ती, और यहाँ पे भी ये पार्ट क्या होता है, सिंपल और आप चीजें चला लेते। ठीक है, होप सो आपको सारी एग्जांपल समझ आ गई होगी। बुक की एक दो और मजीद है एग्जांपल, उसे भी लाजमी सर्च कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।